नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं राजनीति और साथ ही साथ बिजनेस और दूसरे क्षेत्रों की महत्वपूर्ण खबरें, जिनमें मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत सभी कुछ आपको हम यहां पर फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर के 250 छात्रों से मुलाकात की। सभी छात्र वतन को जानो कार्यक्रम का हिस्सा हैं। पीएम ने इन बच्चों से बातचीत की। वतन को जानो कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के लगभग सभी जिलों के 250 छात्र देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। इन छात्रों ने जयपुर, अजमेर और दिल्ली का दौरा किया है। जम्मू कश्मीर के बच्चे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान बेहद उत्साहित नजर आए। ये विद्यार्थी जम्मू कश्मीर के लगभग सभी जिलों से हैं और गरीब परिवारों से संबंध रखते हैं। तमिलनाडु में बारिश और बाढ़ के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में राहत और पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया गया। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती पर प्रधानमंत्री सोमवार को दिल्ली में कलेक्टेड वर्क्स और पंडित मदन मोहन मालवीय के 11 खंडों की पहली श्रृंखला का विमोचन करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। अटल जयंती पर सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यूपी के ग्रेटर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहले देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लेकिन आज भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज से 10 साल पहले हमारी अर्थव्यवस्था चिंता का विषय थी, वहीं आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आने वाले समय में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय सांख्यिकी सेवा ISS 2023 बैच के परीक्षार्थियों के साथ बातचीत की। उन्होंने भारत की शानदार उपलब्धियों को सराहा। टीएमसी सांसद द्वारा मजाक उड़ाए जाने की तरफ इशारा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारे अपमान को झेलते हुए मुझे भारत माता की सेवा करनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में एकता सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने लौह पुरुष सरदार पटेल की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर जन महोत्सव द्वारा आयोजित सांसद खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर जिले के कलोल में पानसर तालाब का लोकार्पण किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को शॉल पहनाकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। खेल मंत्रालय ने नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती संघ की गतिविधियों को निलंबित कर दिया है। हाल ही में कुश्ती महासंघ का चुनाव हुआ था, जिसमें संजय सिंह को अध्यक्ष चुना गया था। खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ से भारतीय कुश्ती संघ का कामकाज देखने के लिए एक एडहॉक कमेटी बनाने को कहा है। खेल मंत्रालय ने IOA को लिखे अपनी चिट्ठी में कहा है कि वो राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 के मुताबिक कुश्ती संघ के कामकाज को चलाए जाने और WFI का अंतरिम कामकाज संभाले। अरब सागर में ड्रोन हमले का शिकार हुए केमिकल टैंकर चैंप प्लूटो को भारतीय तटरक्षक बल अपनी सुरक्षा में मुंबई ला रहा है। शनिवार को इस जहाज के ड्रोन या मिसाइल हमले का शिकार होने की खबर आई थी। चैंप प्लूटो पर सवार क्रू के सभी 22 सदस्य सुरक्षित हैं। इनमें से 21 भारतीय हैं। हमले की सूचना के तुरंत बाद भारतीय नौसेना ने मदद का हाथ बढ़ाया और अपने निगरानी विमान और युद्धपोत मौके पर भेजे। भारतीय नौसेना ने भारतीय ध्वज लगे जहाज पर हमले की बात को खारिज किया है। नौसेना का कहना है कि जहाज पर गैबोन का झंडा लगा था। इस हमले के पीछे यमनी विद्रोहियों का हाथ बताया जा रहा है। डीएमके सांसद दयानिधि मारन के हिंदी भाषियों को लेकर दिए अपमानजनक बयान पर बढ़ा विवाद। दयानिधि मारन ने कहा था कि तमिलनाडु आकर शौचालय साफ करने जैसे काम करते हैं यूपी बिहार के हिंदी बोलने वाले।
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने द्रमुक नेता के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान में लगे लोगों का सम्मान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेता उनको गाली दे रहे हैं। दयानिधि मारन के बयान पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्षी गठबंधन को घेरा, देश को बांटने और तोड़ने की कोशिश का लगाया आरोप। भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दयानिधि मारन की मानसिक स्थिति पर उठाए सवाल। बयान पर विपक्षी गठबंधन से मांगा जवाब, कहा नीतीश कुमार और लालू यादव को मांगनी चाहिए सार्वजनिक माफी। भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दयानिधि मारन की मानसिक स्थिति पर उठाए सवाल। बयान पर विपक्षी गठबंधन से मांगा जवाब, कहा नीतीश कुमार और लालू यादव को मांगनी चाहिए सार्वजनिक माफी। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने द्रमुक सांसद के अपमानजनक बयान पर लालू और नीतीश से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि ये बयान उत्तर और दक्षिण को बांटने की साजिश का हिस्सा है। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने द्रमुक नेता के बयान को बताया घोर आपत्तिजनक। शाहनवाज ने कहा, बिहार का बार बार अपमान करते हैं विपक्षी दलों के नेता। बिहार के सिवान में बेखौफ बदमाशों ने एआईएमआईएम के नेता आरिफ जमाल की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद बदमाश फरार हो गए। आरिफ जमाल अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिवान में एआईएमआईएम नेता की हत्या के बाद बीजेपी ने कहा कि बिहार में अपराधियों की बहार है। बिहार में फिर से जंगल राज की स्थापना हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में सीमा के पास गांव में आज सुबह पुलिस और सेना के संयुक्त अभियान में 2 ड्रोन से गिराए गए हथियार और नकदी जब्त कर ली गई है। 21 दिसंबर को पुंछ जिले में एक मुठभेड़ में शहीद हुए 4 जवानों को भारतीय सेना ने पुष्पांजलि अर्पित की। राजौरी के आर्मी ग्राउंड में इन शहीदों को नमन किया गया। शहीदों के परिजनों के अलावा जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान जीओसी रोमियो फोर्स जीओसी 25 डिवीजन एवं अन्य पुलिस अधिकारियों और नागरिकों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी का अंतिम संस्कार किया गया। उनकी आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कटरा से दिल्ली के बीच 30 दिसंबर से नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन बीच में 9 प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। कटरा दिल्ली के बीच चलने वाली ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने हरिद्वार के कनखल स्थित श्री हरिहर आश्रम में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव का उद्घाटन किया। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं को प्रधान सेवक कहा। देश को चलाने वाले तंत्र के लोगों को ऐसी ही सोच के साथ चलना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मुलाकात की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बताया कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ खेल और युवाओं को लेकर कई कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। अनुराग ठाकुर ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन पी मैथ्यू ने दिल्ली में जेएसडब्ल्यू कार रैली को झंडी दिखाई। ये कार रैली देहरादून से पुणे तक जा रही है। ये रैली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के राज्यों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि मैदानी इलाकों में कोहरे से 3-4 दिनों तक राहत नहीं मिलेगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फ गिरने और पंजाब और हरियाणा में दूर दराज के स्थानों पर मध्यम बारिश होने का अनुमान है। कोलकाता में घने कोहरे के कारण नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन बाधित हुआ। कम दृश्यता के कारण कई फ्लाइट्स के आने जाने में देरी हुई। देश भर में क्रिसमस की जबरदस्त रौनक है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर घरों से लेकर बाजारों, गिरजाघरों को रंग बिरंगी खूबसूरत लाइटों से सजाया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने क्रिसमस को लेकर एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने कहा कि इस दौरान कई इलाकों में भारी ट्रैफिक देखने को मिल सकता है, इसलिए कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। मोदी सरकार की जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। यूपी के बरेली में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यात्रा में शिरकत की।
बरेली के रिठौरा तहसील में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर लाभार्थियों को आवास की चाबी भी सौंपी गई। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विकसित भारत की शपथ दिलाई गई। राज्य के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लोगों को शपथ दिलाई। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप मौजूद रहे। इस अवसर पर लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के रांची के लोहाढी पहुंचने पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इसके स्वागत में जुटे। इस दौरान लाभार्थियों के एक बड़े समूह ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ भी उठाया। एक छोटा सा ब्रेक। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। रांची के लोहाढी में लोगों ने ऑन स्पॉट फॉर्म भरा और हाथों हाथ कई योजनाओं को अपने नाम किया। इन सभी ने जन कल्याण योजनाओं के लिए मोदी सरकार का आभार जताया। रांची के लोहाढी में जुटे कई लाभार्थियों ने मोदी सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनहित के कार्यक्रमों की प्रशंसा की। इन लाभार्थियों ने बताया कि कैसे इन योजनाओं की मदद से उनका जीवन आसान हो गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गुजरात के महिसागर जिले के हाथीवन ग्राम पंचायत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। कई नए लाभार्थियों का विभिन्न योजनाओं में निबंधन भी किया गया। गुजरात सरकार में मंत्री डॉक्टर कुबेर भाई डिंडोर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत किया। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए किए जा रहे कामों को गिनाया। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपनी सफलता की कहानी बताई और बाकी लोगों को भी इसका लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने राजनीतिक स्थिरता की संभावनाओं को देखते हुए इस महीने भारतीय शेयर बाजारों में 57,300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर में 150 करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाली 421 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत 4,40,000 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ गई। क्रेडिट रेटिंग फर्म फिच रेटिंग्स द्वारा हाल में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की लचीली आर्थिक वृद्धि से अगले कुछ महीनों में कॉरपोरेट जगत से आने वाली मांग बढ़ेगी। खेती के रकबे में कमी और मिट्टी की गुणवत्ता में आ रही गिरावट को देखते हुए कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने कहा है कि आने वाली पीढ़ियों को एग्रीटेक के जरिए ही पोषण उपलब्ध कराया जा सकता है। शेयर बाजार में जारी उतार चढ़ाव के बीच बीते सप्ताह देश की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 3 का संयुक्त बाजार मूल्यांकन 70,312 करोड़ रुपए बढ़ गया, जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे आगे रही। एक ग्लोबल कंपनी के साथ समझौता रद्द हो जाने के कारण आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इंफोसिस को तगड़ा झटका लगा है। दोनों कंपनियों के बीच हाल ही में अगले 15 वर्षों के लिए $1.5 अरब का समझौता किया गया था। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए ईटीओ मोटर्स को 12.45 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस वित्तीय सहायता से कंपनी दिल्ली और हैदराबाद में 300 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों का परिचालन करेगी। अरब सागर में लगभग 217 समुद्री मील दूर पोरबंदर तट पर एक व्यापारिक जहाज पर हुए संदिग्ध ड्रोन हमले के बाद भारतीय नौसेना ने टोही विमान को तैनात कर दिया है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार किसानों और गरीबों का समर्थन करने के साथ उद्योग समर्थक भी है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने रासायनिक क्षेत्र के कारोबारियों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार भारत की विशाल बाजार क्षमता और इसके प्रतिभाशाली लोगों का सदुपयोग करने के लिए उद्योग का समर्थन कर रही है। एयर इंडिया का पहला चौड़े आकार का A350 विमान यूरोप की प्रमुख विमानन कंपनी एयरबस की फ्रांस से स्थित टुलूज इकाई से भारत पहुंचा।
इन विमानों के भारत पहुंचने के साथ ही टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन अपने बेड़े में इस प्रकार का विमान रखने वाली देश की पहली विमानन कंपनी बन गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ITR 1 और ITR 4 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ITR 1 को सहज और ITR 4 को सुगम फॉर्म कहा गया है। प्रतिस्पर्धा आयोग ने अल्फा अल्टरनेटिव्स ग्रुप को दिलीप बिल्डकॉन में 10% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है कि लेन देन के तहत AAHPL और इसके अन्य संस्थाएं वारंट अभिधान के माध्यम से दिलीप बिल्डकॉन में 9.99% इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेंगे। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर दिल्ली के यशोभूमि में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे शामिल हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस अवसर पर कई नई पहलों का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ता आयोगों के लिए ई जागृति पोर्टल, NCDRC में VC सुविधा, NTH में ड्रोन प्रमाणन सुविधा, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 2.0 का शुभारंभ किया। ग्रैंड ऑनियन चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार भी दिए गए। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका के उन सभी आरोपों को खारिज किया है जिसमें ईरान द्वारा हुती विद्रोहियों को लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए ट्रेनिंग और जरूरी मदद देने की बात कही गई थी। सर्बियाई आम चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए भूख हड़ताल पर बैठे विपक्षी नेताओं से राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने इसे खत्म करने का आग्रह किया है। राष्ट्रपति ने विपक्षी नेताओं से जनमत को स्वीकार करने को कहा। अमेरिका द्वारा ईरान पर हिंद महासागर में रासायनिक टैंकर पर ड्रोन हमले के आरोप लगाने के बाद ईरानी नौसेना ने आज मीडिया के सामने अपनी नई क्रूज मिसाइलों का प्रदर्शन किया। पोप फ्रांसिस ने क्रिसमस से पहले युद्ध से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने लोगों से क्रिसमस उत्सव के समय उपभोक्तावाद के साथ भ्रमित नहीं होने की सलाह दी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने उन सभी कयासों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें अमेरिका के कहने पर इजराइल द्वारा अपनी सैन्य गतिविधियों को सीमित करने की बात कही गई थी। इजरायली सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई हमले किए जिसमें हमास के कई पनाहगाह नष्ट हो गए। इजराइल और हमास के बीच जारी खूनी झड़प के बीच रफा के एक अस्पताल के निदेशक ने कहा कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक लगभग 20,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। रफा में एक स्थानीय अस्पताल के निदेशक मारवान अल हम्स ने कहा, इस युद्ध में मरने वाले लोगों में 70% महिलाएं और बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि झड़प के कारण लोगों का बुरा हाल है। यूक्रेन के खेरसोन में रूस की गोलाबारी और ड्रोन के हमले में एक आदमी की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। वहीं इस घटना के बाद कुराखो शहर में बिजली भी गुल हो गई। कांगो स्थित एक विद्रोही समूह के हमले के बाद बुरुंडी में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मारे गए लोगों में 12 बच्चे और 3 महिलाएं थीं जिनमें से 2 गर्भवती थीं। हमले के बाद पूर्वी कांगो के दक्षिण किवीव में स्थित एक बुरुंडियन सशस्त्र विद्रोही समूह रेड तबारा ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस हमले में शामिल होने की जिम्मेदारी ली। हालांकि उसने किसी भी नागरिक को मारने से इनकार किया है। खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ से भारतीय कुश्ती संघ का कामकाज देखने के लिए एक एडॉक कमेटी बनाने को कहा है। खेल मंत्रालय ने IOA को लिखे अपनी चिट्ठी में कहा है कि वो राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 के मुताबिक कुश्ती संघ के कामकाज को चलाए और WFI का अंतरिम कामकाज संभाले। इससे पहले भारतीय खेल मंत्रालय ने नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती संघ की गतिविधियों को निलंबित कर दिया था। हाल ही में कुश्ती महासंघ का चुनाव हुआ था जिसमें संजय सिंह को अध्यक्ष चुना गया था। वहीं कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने भारतीय कुश्ती संघ की गतिविधियों के निलंबन के कारणों की बात करते हुए कहा कि अंडर 15 और अंडर 20 के नेशनल्स का आयोजन करने का फैसला सभी राज्य संघों के साथ विमर्श करके लिया गया था। संजय सिंह ने कहा कि वो और एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य प्रधानमंत्री और खेल मंत्री से मिलकर निलंबन हटाने की मांग करेंगे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट को भारत ने 8 विकेट से अपने नाम कर लिया।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस एकमात्र टेस्ट के चौथे दिन भारत ने 75 रन के लक्ष्य को 2 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। ये पहला मौका है जब भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट क्रिकेट में हराया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 261 रन बनाए। भारत की तरफ से स्नेह राणा ने 4 विकेट लिए, वहीं राजेश्वरी गायकवाड़ और हरमनप्रीत कौर ने 2-2 विकेट लेने में सफलता पाई। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि टीम आगे भी ऊंचाइयों को छूती रहे और देश का गौरव बढ़ाती रहे। चिराग सेन ने दूसरी वरीयता के किरण जॉर्ज को सेमीफाइनल में हराकर 85वीं राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल के फाइनल में प्रवेश कर लिया। बड़े पर्दे पर अपना जलवा बिखेरने के बाद अभिनेता विक्रांत मैसी की फिल्म 12वीं फेल अब OTT पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। फिल्म 29 दिसंबर से Disney+ हॉटस्टार पर प्रसारित की जाएगी। मुंबई पुलिस के कार्यों की सराहना करने के लिए आयोजित किए गए रंगारंग कार्यक्रम उमंग में हिंदी सिनेमा के दर्जनों कलाकारों ने शिरकत की। कार्यक्रम में शाहरुख खान ने झूमे जो पठान गीत पर शानदार प्रस्तुति दी। प्रभास की फिल्म सलार को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। रिलीजिंग के महज 2 दिन के भीतर ही सलार ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 148 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की है। काफी इंतजार के बाद फिल्म एनिमल को बांग्लादेश में भी रिलीज कर दिया गया है। हालांकि इसे वहां महज 3 घंटे रन टाइम के साथ ही रिलीज किया गया है। फिल्म निर्माताओं ने बांग्लादेश सेंसर बोर्ड के आपत्ति के बाद फिल्म से लगभग 27 मिनट के ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को हटा दिया था। हिंदुस्तान के दिलों के धड़कन कहे जाने वाले लोकप्रिय गायक मोहम्मद रफी की आज जयंती है। महज 13 साल की उम्र में संगीत की दुनिया में कदम रखने वाले रफी ने अपने करियर में लगभग 28,000 से अधिक गीतों को अपनी जादुई आवाज देकर अमर कर दिया। तमिल फिल्मों के मशहूर हास्य अभिनेता बोंडा मणि का 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बोंडा काफी समय से किडनी संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। टीवी धारावाहिक अनुपमा में पाखी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री मुस्कान बामने ने इस शो से नाता तोड़ लिया है। एक पोस्ट के जरिए मुस्कान ने इस बात की पुष्टि की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। खत्म होने को है 2023 का साल। उपलब्धि